बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स करवा रही हूँ उन सारे टॉपिक्स की जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, और इवन आगे आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर कवर होंगे, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, और उन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है वो हम डिफरेंशियल एलिमेंट्स सरफेस के, लेंथ के और वॉल्यूम के किस तरीके से लिखते हैं, और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम भी किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके प्रॉब्लम्स मैंने भी यहाँ पर कवर किए हैं। अच्छा, मैंने ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। जो पढ़ाए थे उसमें मैंने अलग अलग करके लेक्चर आप लोगों को दिए थे, तो उसमें फॉर्मूले मैंने अलग अलग लेक्चर में आप लोगों को लिखवाए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक जगह पर फॉर्मूले जो है ना वो सारे कंपाइल करके इधर लिख दिए हैं, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह ज़रूर। और ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा कोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, उसमें इस्तेमाल होंगे। अच्छा, ये जो है रेक्टेंगुलर सिस्टम है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था, समझा दिया था अच्छी तरीके से कि ये लेंथ एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट क्या क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ जो जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये कि यहाँ पर जैसे ए जेड, ए वाई, ए एक्स कहा हुआ है, ये बेसिकली यूनिट वेक्टर है आई, जे और के। तो जनरली अब जितनी भी मैं प्रॉब्लम्स करवा रही हूँ आगे, तो उसमें यूनिट वेक्टर को ए एक्स, ए वाई और ए जेड से मैं रिप्रेजेंट करूंगी, तो इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। सरफेस भी जो है वो एरिया कहलाता है, और इसका भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया एक्स डायरेक्शन के अंदर है, ये वाई डायरेक्शन के अंदर है, ये जेड में है। और वॉल्यूम जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसी तरीके से आगे मैंने आप लोगों को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी सब कुछ बता दिया था। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर करवाए हैं, ज़्यादातर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं हमारे पास, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और रेक्टेंगुलर। तो ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि मैं एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स करवाऊँ, सिलेंड्रिकल, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। और जब हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम दूसरे सिस्टम के अंदर भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये तो सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से लेंथ एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पर भी देखें कि जो एरिया एलिमेंट है उसका डायरेक्शन स्मॉल ए कैप यूनिट वेक्टर से शो किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर में थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन मैंने चेंज कर दी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो यहाँ पर एडिशनल एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो हमें आगे चल के ख्याल रखना है, कि ये जो है ना वो एक सिलेंडर है, और उस सिलेंडर के अंदर हमने एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लिया हुआ है। अगर मेरे पास जो है वो फुल सिलेंडर होता, ये मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था क्विज के अंदर, अगर मेरे पास फुल सिलेंडर होता तो ये देखें, ये एक फुल सिलेंडर है। तो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताइए कि इसके कितने फेसेस हैं। एक ये फेस है S1, एक ये फेस है S2, और एक ये फेस है S3। फेस का मतलब क्या है? फेस का मतलब क्या है? प्लेन, प्लेन या सरफेस या फिर एरिया। हम ये तीनों चारों टर्म्स यूज करते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि ये बताइए कि ये क्लोज सिलेंडर होता है तो उसके कितने फेसेस होते हैं। तो हमें फ़ौरन पता चल गया, हम एक सिलेंडर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक ऊपर वाला एरिया, एक नीचे वाला प्लेन बन रहा है, और एक तीसरा जो कि सर्कुलर है, ठीक है, वो तीसरा प्लेन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो है वो हम इधर बना देते हैं, एक्स वाई जेड। और हमने उसके अंदर डिफाइन किया था कि इसके अंदर जो रेडियस लिया जाता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लिया जाता है, और ये रेडियस है इसका। ठीक है, ये रेडियस हो गया आर या फिर रो। और थीटा जो है
सॉरी आर, और फाई जो है वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एंगल होता है, अगर मैं ये पॉइंट एक ले लूँ एक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा होता है ये फाई कहलाता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस तक जो एंगल बन रहा होता है वो फाई कहलाता है। और जेड जो है वो हाइट होती है किसी भी सिलेंडर की। ठीक है, तो तीन जो है वो इसके पैरामीटर्स होते हैं, रॉ, फाई या जेड से किसी जगह पे रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। तो अभी हमारे पास अगर ये एक फुल सिलेंडर है और आपसे कहा जा रहा है कि अच्छा भाई इसके कितने प्लेन्स हैं, तो आप फौरन बता देंगे कि देयर आर 3 प्लेन्स। और ये जो प्लेन है इसका जो डायरेक्शन है आपको नजर आ रहा है कि दिस इज इन दी जेड डायरेक्शन। और ये जो नीचे वाला प्लेन है उसमें आप कहेंगे कि अच्छा ये जो है वो माइनस जेड डायरेक्शन के अंदर प्लेन है। और ये वाला जो प्लेन है इसकी जो डायरेक्शन बन रही है वो रेडियल डायरेक्शन के अंदर इसकी प्लेन बन रही है। ठीक है, तो ये ए आर कैप के साथ मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी, इसको मैं ए जेड कह देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं माइनस ए जेड कह देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने यही लिखे हुए हैं। तो अब अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखें, फॉर एग्जांपल आपको सरफेस एलिमेंट चाहिए कहीं पे, तो आप ये कहेंगे कि अच्छा भाई मेरे पास दो सरफेस एलिमेंट हैं, ये जेड डायरेक्शन के अंदर का सरफेस एलिमेंट है, तो ये जो है ना मैं इसको प्लस लूंगी कब, जब मैं इस वाले प्लेन को कंसीडर कर रही होंगी, ऊपर वाले सरफेस को, क्योंकि ये अब जो मेरा सरफेस है इसकी डायरेक्शन प्लस जेड है। अगर मैं नीचे वाली सरफेस के ऊपर काम कर रही हूँ तब भी मैं यही लूंगी। ठीक है, यही यही मेरा एलिमेंट होगा, लेकिन उस वक्त उसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो माइनस ए जेड हो जाएगी। ओके, और फिर जो तीसरा सरफेस है यहाँ पर, जैसे कि ये S2 मैंने बताया हुआ है, S2 मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि ये बाहर वाला मेरा सरफेस है, ये रेडियल डायरेक्शन है इसका। तो अब मैं गौर से देखूंगी, ये वाला सरफेस है जिसका रेडियल डायरेक्शन है। तो जब भी मुझे बाहर वाले सरफेस के ऊपर काम करना होगा तो मैं ये वाला एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल करूंगी। तो ये जो है ना मेरे पास फुल सिलेंडर है। फुल सिलेंडर के अंदर आपके पास कौन कौन से सरफेसेस हो गए, एक प्लस में, एक माइनस में, और एक ये वाला सरफेस अभी हमें इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आई। ये कब पेश आती है, जब हमारे पास पूरा सिलेंडर नहीं होता, इस तरह का एक क्यूब गिवन होता है आपको। ठीक है, क्यूब कह रही हूँ, डिफरेंशियल एलिमेंट गिवन होता है जो आपको लगे कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, ये हाफ सिलेंडर है, तो इसमें फिर आपके तीन फेसेस बनते हैं। ये वाला जेड डायरेक्शन में बनता है ए जेड, ये वाला आपका रेडियल डायरेक्शन के अंदर बनता है ए आर, और ये वाला जो फेस आपका बनता है वो ए फाई फेस बनता है। तो अगर आपके पास कोई आधा सिलेंडर मौजूद है या एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद है, सिलेंडर का आधा भी हो सकता है सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर अगर आपको हाफ गिवन होगा तो उसमें भी ये वाले तीन फेसेस होंगे। ये वाला आपका रेडियल फेस हो जाएगा, ये वाला आपका जेड डायरेक्शन में फेस हो जाएगा, और ये वाला जो फेस हो जाएगा ये आपका फाई डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर किसी जगह पर आपको फुल सिलेंडर गिवन नहीं है, सिलेंडर का एक छोटा सा पीस गिवन है या आधा सिलेंडर गिवन है, तो उसके अंदर अगर आप फेसेस देखेंगे तो आपको एक फाई फेस भी मिलेगा, फाई फेस भी मिलेगा। और यहाँ पर कौन कौन से फेसेस मिल रहे हैं, जेड एक ऊपर वाला फेस, जेड एक नीचे वाला फेस। तो यहाँ पर अभी आपको चार फेसेस मिल रहे हैं, जेड के दो फेसेस, फाई का एक फेस, ए आर का एक फेस। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हाफ सिलेंडर के अंदर, जेड के अंदर आपको ऊपर और नीचे दो फेसेस मिलेंगे, एक आर की डायरेक्शन में फेस मिलेगा और एक ए आर की डायरेक्शन में, सॉरी फाई की डायरेक्शन में मिलेगा और एक रेडियल डायरेक्शन में। तो अब कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो अब आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम फेसेस को किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर कौन कौन से फेसेस गिवन हैं, तो उसके हिसाब से आप सरफेस एलिमेंट चूज करेंगे। कभी आपको ये चूज करना पड़ेगा प्लस माइनस में, कभी हमें जो है वो ए फाई वाला कंपोनेंट जो है वो लेना पड़ेगा, कभी ये वाला लेना पड़ेगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कवर की हैं। और सेम जो है ना यही रूल अप्लाई होगा किसके अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अगर आपके पास पूरा एक स्फेयर होता है, तो वो तो पूरा हर तरफ से एक स्फेयर है, तो आपके पास जो सरफेस होती है वो रेडियल डायरेक्शन के अंदर ही होती है। ठीक है, ये वाला फेस बन जाता है आपका पूरा फुल अगर आपके पास हो तो। और ना उसके अंदर सरफेस मौजूद होता है फाई डायरेक्शन में, ना उसके अंदर सरफेस मौजूद होता है ए फाई डायरेक्शन के अंदर। ये वाले फेसेस हमें कब जरूरत पड़ती है, जब हम स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा या आधा स्फेयर
कहीं हमारे पास मौजूद हो, ठीक है। तो उसके अंदर ये तीनों फेसेस जो है वो मौजूद होंगे। ऊपर वाला फेस, ये वाला फेस जो है वो आपका रेडियल फेस हो जाएगा। ये वाला जो फेस आपका होगा, ये वाला A5 फेस आपका बन जाएगा, और ये वाला जो फेस नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपका A थीटा फेस बन जाएगा। तो कहीं अगर फुल स्फेयर नहीं है आपके पास, स्फेयर का एक छोटा सा क्यूब है, तो फिर आपके पास ये तीनों फेसेस आ सकते हैं। लेकिन अगर फुल आपके पास एक स्फेयर मौजूद है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस होता है उसका। ये मैंने आप लोगों के क्विज में दिया था आप लोगों को करने के लिए सॉल्व, लेकिन शायद आप लोगों ने किया हो या नहीं। तो इस बात को जहन में रखिए कि अगर हमारे पास स्फेयर का छोटा सा एक पीस है तो उसमें कितने फेसेस मौजूद हैं। हाफ स्फेयर है तो उसमें कितने फेसेस मौजूद हैं। अगर आपके पास जो है वो हाफ स्फेयर होगा, अच्छा हाफ स्फेयर की देखते हैं एग्जांपल। हेमिस्फेयर जिसको कहते हैं, तो उसको मैं किस तरह से ड्रॉ करूं? ये इधर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये जो है ना पीछे से पूरा गोल है, तो एक रेडियल फेस होगा आपका, और ये जो सामने वाला फेस आ रहा है, ठीक है, ये आपका फेस बन जाएगा जनाब A5। लेट्स सपोज अकॉर्डिंग टू अवर दिस डायमेंशन। तो अगर आप और छोटा कर दें इसको, इस तरह से ले लें बिल्कुल एक, तो फिर उसमें तीनों फेसेस आपके निकल आएंगे। तो प्रॉब्लम जब आपको सॉल्व करने के लिए दी जाती है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आइदर वी आर डीलिंग विद अ फुल स्फेयर, हेमिस्फेयर, और अ वेरी डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्फेयर। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। फिर इसका वॉल्यूम एलिमेंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अच्छा, ग्रेडियंट का फॉर्मूला एक मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो कि तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो कि तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से कर्ल का भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है जो कि तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा, प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। देखें, ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसके अंदर हमसे क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं इसको। कैलकुलेट दी सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड। अब हमें पता चल गया है कि वेक्टर फील्ड क्या होती है। वेक्टर फील्ड इज एनी वेक्टर which is present in which can be specified in a space। ठीक है, यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर स्पेसिफाई कर सकें, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, तो उसको हम वेक्टर फील्ड कहते हैं। तो ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी हमें गिवन है विच इज दिस, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें नजर आ रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसका यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो अब कह रहे हैं कि आप सर्कुलेशन मालूम करें। अच्छा, यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या चीज़ मालूम करने के लिए कह रहे हैं, सर्कुलेशन। ओके, और सर्कुलेशन अराउंड द पाथ L, और एक पाथ के ऊपर हमें वो सर्कुलेशन मालूम करना है, डिफाइंड बाय, जिसमें इन्होंने R को 0 से 3 बताया है, फाई को 0 से 45 बताया है, और Z को 0 बताया। ठीक है, शोन इन फिगर। अच्छा, ये फिगर तो उन्होंने यहाँ पर बना दिए, लेकिन अगर फिगर नहीं भी हो तो हम ये फिगर खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं जो ये पैरामीटर हमें बताए हुए हैं। और ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, मैथमेटिकल लैंग्वेज, इसको हमें समझना आना चाहिए, क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम्स के अंदर हमें डायग्राम नहीं गिवन होती, सिर्फ ये डेटा गिवन होता है, ये लैंग्वेज गिवन होती है, उसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ती है, और फिर डायग्राम बना के ज़्यादा आसानी हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ये देखें, इसके अंदर इन्होंने हमें क्या बताया। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर फील्ड गिवन है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है प्रॉब्लम हमारी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि R और Z, R जो है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी आता है और सिलेंड्रिकल के अंदर भी आता है, ठीक है, लेकिन Z जो है वो सिर्फ सिलेंड्रिकल के अंदर आता है। तो यहाँ से हमें देखकर अंदाजा हो गया कि दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, अब इसमें जो है ना, यहाँ पर एक चीज गिवन है जिसमें कहा गया है z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि हमने जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे उसमें हमने x एक्सिस पढ़ा था, y एक्सिस पढ़ा था, और उसके अंदर हमने z एक्सिस पढ़ा था।
तो z बिल्कुल 0 है, इसका मतलब क्या है कि हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन ये एक्स वाई प्लेन में हम कहीं हैं। उसके अंदर z यानी कि लेंथ कोई है ही नहीं सिलेंडर की। z जो है वो बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना वो हमें एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि z बिल्कुल 0 है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। और क्या चीज़ वेरी कर रही है? r वेरी कर रहा है और फाई वेरी कर रहा है। और r वेरी कर रहा है 0 से 3 तक। इसका मतलब है कि उसका जो रेडियस है, यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ, ये देखें r जो है वो 0 से 3 तक वेरी कर रहा है। और फाई को हम कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे? 0 से 45। तो आपको पता है कि एक रेडियस आपको बनाना पड़ेगा r इज इक्वल टू 3 का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका एंगल बनेगा 45। तो जब आपको ये अंदाज़ा हो गया, ये वाली लाइन जब आपने ड्रॉ कर ली कि r जो है वो 0 से मतलब 3 है रेडियस इस सिलेंड्रिकल सिलेंडर का, और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो ये फ़ौरन से जो है ना आप ड्रॉ कर लेंगे कि ये पाथ होगा। चूंकि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको कर्व ऐसे ही करके बनाया जैसे सिलेंडर के अंदर बनता है। रेडियस कांस्टेंट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ये रेडियस 3 ही होना चाहिए, तो ये एक इस तरह की शक्ल बन जाएगी। तो ये पाथ अगर आपको गिवन नहीं भी हो तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने आपको ये बात समझा दी है कि पाथ को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं डाटा को देख के। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर देखते हैं कि जो गिवन है डाटा, सबसे पहले हमें उसमें क्या चीज़ मालूम करनी है कि कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि आर है, जेड है, फाई तो है नहीं था इसमें, लेकिन हमने यहाँ से फौरन कंक्लूड कर लिया कि दिस इज दी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद वो हमसे कह रहे हैं कि अच्छा आप सर्कुलेशन निकालें। सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब तो हमें फौरन पता चल गया कि अच्छा सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि हमें जो है कर्ल निकालना है। कुछ रोटेशन की कहीं बात हो रही है किसी किस्म की, लेकिन साथ साथ इस प्रॉब्लम के अंदर इन्होंने हमें बोला है कि अराउंड द पाथ एल। तो हम रोटेशन जो है वो दो तरीकों से मालूम कर सकते हैं, या तो हम ये वाली चीज़ सॉल्व कर लें, ठीक है, या ये वाली चीज़ सॉल्व कर लें। तो हमसे कहा जा रहा है अलोंग द पाथ, यानी कि लेंथ एलिमेंट के साथ में हमें सर्कुलेशन कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब है कि हम इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या निकलता है, ठीक है। और इससे हम नहीं निकालेंगे अभी फ़िलहाल, जो हमसे कहा गया है वो ये कहा गया। अगर कुछ नहीं कहा हुआ होता, सिर्फ कहते सर्कुलेशन कैलकुलेट करें, तो फिर हम यूं भी कर सकते थे और इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन कह रहे हैं अलोंग दी पाथ, तो फिर हमें ये वाली चीज़ कैलकुलेट करनी होगी। अच्छा, फौरन मैं पीछे चली जाती हूँ अलोंग दी पाथ, क्योंकि ये मुझे पता चल गया कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसका ये जो अलोंग दी पाथ है, जिसको मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था डी एल लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, फौरन में पीछे गई, ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये। और यहाँ से मैंने जो है ना वो देख लिया कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो पाथ होता है, उसका जो डिफरेंशियल एलिमेंट होता है वो ये होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है ना वो रेडियस को, सिलेंडर के रेडियस को रो बोला हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको आर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ रो लिखा हुआ था वहाँ वहाँ मैंने आर लिख दिया और मैंने ये डिफरेंशियल एलिमेंट लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो भी वेक्टर गिवन है एफ, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इस लेंथ एलिमेंट के साथ में। तो वेक्टर मुझे जो भी गिवन था वो मैंने उतार लिया और डॉट प्रोडक्ट ले लिया अपने इसी लेंथ एलिमेंट के साथ में, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लेने के नतीजे में आपको पता है कि जो आर और आर, ये जो है आई यूनिट वेक्टर है, आई डॉट आई तो 1 होता है, बाकी सब चीज़ें 0 हो जाएंगी। इसी तरीके से z और ये वाला ए जेड, इसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ, ये भी ए जेड होगा, ठीक है। तो अब ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर चल के कह रहे हैं कि हमें जो है ना क्लोज लूप के अंदर ये वाला इंटीग्रल भी खोलना है, क्लोज लूप में ये वाला इंटीग्रल भी खोलना है, बट रिमेंबर कि आपका z तो 0 है। तो ये जो आपका z 0 है, तो ये वाला इंटीग्रल तो पूरा वैसे भी आपका क्या हो गया, 0। ये वाला तो इंटीग्रल आपको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इसको खोलेंगे जो भी
तो आपका आंसर हमेशा 0 ही निकलेगा। तो अगर खोल के भी 0 पुट कर लो तब भी 0 ही आएगा, और बगैर खोले भी 0 कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये मल्टीपल में है ना, नज़र आ रहा है हमें। अच्छा, फिर बाकी बचा कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, आर स्क्वायर कॉस फाई डी आर। इसको अब आपने क्लोज लूप के अंदर खोलना है। क्लोज लूप में अब इस डायग्राम को गौर से देखें, ये आपके पास एक पूरी की पूरी लूप बन रही है। लेट सपोज मैं इधर से इधर जा रही हूँ, ये मेरा पाथ 1 हो गया, फिर इधर जा रही हूँ, ये मेरा पार्ट 2 हो गया, ये फिर मेरा पार्ट 3 हो गया। अपनी लूप की डायरेक्शन, क्योंकि क्लोज लूप है, तो चाहे आप क्लॉकवाइज जाएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अपनी आसानी के लिए कुछ भी रख लिया। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 के लिए खोलूंगी इस इंटीग्रल को, फिर पार्ट 2 के लिए, फिर पार्ट 3 के लिए। तो मैंने इस इंटीग्रल को 3 दफ़ा लिख दिया, फॉर पार्ट 1, फॉर पार्ट 2 एंड फॉर 3। जब मैं इसको पार्ट 1 के लिए खोलूंगी इंटीग्रल, तो ये r³/3 हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस पाथ 1 के अंदर जो मेरा फाई है, कॉस फाई, ये देखें कॉस फाई, ये 0 है। इसी जगह पर एक्स एक्सिस के ऊपर ही रखा हुआ है ये लेंथ एलिमेंट। तो ये लेंथ, ये जो डी आर है मेरा, ये जो है 0 डिग्री ही बना रहा है। तो कॉस फाई जो है वो मेरा 0 है, और आर जो मेरा वेरी हो रहा है वो 0 से 3 तक वेरी हो रहा है। ये देखें 0 से 3 तक। तो आर की जगह मैंने जो है इसकी वैल्यू रख दी 3, 27 आ जाएगा, और अपॉन 3 माइनस 0 रखेंगे तो फिर वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया भी नहीं है। और cos फाई की वैल्यू जो है वो 0 हमने यहाँ पर रख दी, तो 1 आ गया। ओके, तो ये मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट था उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई इस इंटीग्रल के अंदर। फिर दूसरे इंटीग्रल के अंदर मुझे खोलना है। दूसरा इंटीग्रल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पार्ट 2 है मेरा। ओके, तो इस पार्ट 2 के अंदर जो है ना, वेरिएबल क्या चीज़ है, रेडियस है। ठीक है, इनफैक्ट तीनों के अंदर वेरिएबल जो है वो रेडियस ही है। लेकिन अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हुए रेडियस जो है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, डी आर, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। आर जो था वो 3 ही था शुरू में, जब मैं यहाँ पे इससे स्टार्ट मैंने किया था तब भी आर 3 ही था, और जब मैं यहाँ पहुंची तब भी आर 3 ही था। तो इस वजह से मैंने इसकी लिमिट 3 और 3 लगाई है। और जब आपको पता है कि ये लिमिट्स इसके ऊपर लगेंगी, तो ये पूरा के पूरा इंटीग्रल जो है यहाँ से आप 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम है ना लिमिट, तो कोई तब्दीली आ ही नहीं रही है आर के अंदर, तो 0 है चेंजिंग, यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरीके से तीसरा हम खोलेंगे। तो तीसरा जब हम पाथ में जा रहे हैं तो आर 3 से आपने शुरू किया और आर 0 तक आप गए। 3 से शुरू किया और 0 तक आप अच्छा ये तो पाथ था, 3 से आपने शुरू किया, 0 तक जो है वो आप गए। और लेकिन यहाँ पर इस वाले पाथ में जो कॉस है वो है 45, तो ये कॉस की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 45 होगी। यहाँ पे cos 45 की वैल्यू जो है वो आप रख देंगे। cos 45 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे cos 45 ये जो है वो r³ बन जाएगा। ठीक है, ये r³ है, r³ बन गया। तो उसमें आपने इसकी वैल्यू रख दी, r की तो 27/3 आएगी, और cos 45 की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पर पुट अप कर दी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो है वो वैल्यू इधर रख दी है, यानी जब आप 0 रखेंगे cos 0 तो वो 1 आएगा, और 1 माइनस cos 45 होगा 0.707। ठीक है, तो पूरा के पूरा 1 माइनस 0.707 करने के बाद आपका इंटीग्रल आ जाएगा 0.3 समथिंग। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2.6। ये जो इंटीग्रल की वैल्यू मैंने लिखी है, थर्ड इंटीग्रल की वैल्यू, ये लिखने में यहाँ पर गलती हो गई। बेसिकली क्या है, ये है 27/3 जो कि इधर आएगा सॉरी, मैं जो है ना वो असल में cos फाई के साथ मैंने ये लिमिट रख दी है ना 0.3, इसको मुझे इधर लिखना चाहिए था, तो मैं बता कुछ रही हूँ और लिख कुछ रही हूँ। और ये जो फाई है, फाई जो है वो cos 45 है, तो ये सही सही किया हुआ है मैंने। ठीक है,
यानी आर के ऊपर जब आपने ज़ीरो लिमिट लगाई तो ये तो ज़ीरो हो गया, फिर जब आपने माइनस का साइन आया लोअर लिमिट के लिए तो उसके साथ में माइनस आएगा 27/3 और कॉस जो है वो आपने 45 ही रखना है। ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 0.707, तो सही सॉल्व हुआ भाई। ओके, तो फर्स्ट इंटीग्रल आपका आ गया ये, सेकंड इंटीग्रल आपका हो गया 0 और थर्ड इंटीग्रल हो गया आपका ये वाला। तो जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो उस वक्त आपका आंसर आ जाएगा 2.6। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलेशन जो है ना वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए और हमने कौन सा वाला जो है वो साइड चूज की है, स्टोक्स थ्योरम, इसको स्टोक्स थ्योरम भी कहते हैं। जो हमसे कहा गया था कि आपने लाइन एलिमेंट लेंथ एलिमेंट खोलना है, तो उसके ज़रिए हमने सर्कुलेशन कैलकुलेट कर ली। और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो वेक्टर क्वांटिटी गिवन होगी उसके अंदर आपको देखना होगा कि किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो मौजूद है। फॉर्मूले आपने उतारने हैं पीछे से, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर्मूले डिफरेंट होंगे लेंथ एलिमेंट वगैरह के। और जो प्रॉब्लम हमें गिवन थी उसमें अगर डायग्राम नहीं भी पता हो हमें तो हम इस डेटा की मदद से डायग्राम खुद बना सकते हैं। खैर बहरहाल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आगे चलती हूँ मैं। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम समझ लें या वही समझ लें। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि आपने वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम फॉर अ वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड के लिए जो है वो स्टोक्स थ्योरम हम वेरीफाई करना चाहते हैं। स्टोक्स थ्योरम मैंने भी ऊपर लिखा था। ये क्या होता है, लाइन इंटीग्रल होता है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल सॉरी एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस। तो ये चीज़ तो अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ रह गई थी तो यहाँ से भी इसको करके देख लेते हैं। तो डेल क्रॉस एफ डॉट डी एस ये हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले मैं डेल क्रॉस एफ निकालती हूँ। ये डेल क्रॉस एफ का फॉर्मूला मैंने जो है वो पूरा लिख दिया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। यहाँ पर भी मैंने जो है ना ये साइड में शो किया हुआ है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है वो डेल का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखें। अच्छा, ये करेक्शन कर लीजिएगा कि ये जो है ना 1/r भी आता है यहाँ पे। r का मतलब है रो, यहाँ पे तो रो बोला हुआ रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो ये r और रो एक ही चीज़ है। ये मैंने चूंकि पेन से लिखा हुआ है तो मैंने इसको r कर दिया। हमारे प्रॉब्लम के अंदर ये r ही है, तो यहाँ पर अंदर रो लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूले में जनरल उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की हुई है रो की। तो खैर बहरहाल मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे भी मुझे लगाना चाहिए 1/r, ये 1/r आएगा इधर। ठीक है, तो ये मैंने पूरी वैल्यूज यहाँ पर अपने हिसाब से लिख दी। ए आर, ए फाई, ए जेड, पार्शियल बाय पार्शियल आर, और ये पूरा। फिर इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे जो तीन कंपोनेंट्स हैं, रेडियल कंपोनेंट तो है, फाई कंपोनेंट नहीं है, तो ये वाली चीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और जेड कंपोनेंट है तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं किया। इस मैंने कर्ल को एवोल्यूएट किया है ए आर के लिए। ए आर यहाँ पर रखा, ये वाली पूरी लाइन, ये वाली पूरी लाइन क्रॉस कर दी। इसको जब मैं खोलूंगी, यहाँ से देखते हैं, सॉरी, ये पूरी लाइन क्रॉस कर दी। इसको जब मैं खोलूंगी तो फाई के साथ मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो ये हो जाएगा जेड कॉस फाई और ये चीज़ -0 आ जाएगी। इसी तरीके से -r। ठीक है, ए फाई मैंने रखा, इन दोनों को मैं भूल जाऊंगी। इसको विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करूंगी तो 0, माइनस इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करूंगी तो इसमें भी जेड नहीं है तो ये 0 हो रही है टर्म मेरी। तीसरा आ जाता है ए जेड, ए जेड आ गया। अब इसको और इसको भूल जाऊंगी, इसको करूंगी तो 0, फिर माइनस फॉर्मूले का। ठीक है, ये वाला माइनस फॉर्मूले का। और विद रिस्पेक्ट टू फाई मैंने डिफ्रेंशिएट किया कॉस को, तो मेरे पास आ गया माइनस साइन फाई। ठीक है ना, आर स्क्वायर तो उसके अंदर था तो एज इट इज रहा। अच्छा, यहाँ पर ये गलती हो गई थी लेकिन चलें, अच्छा हुआ, ये तो 0 ही हो रहा है। ये तो सब पूरी सेकंड टर्म 0 हो गई। यहाँ पर क्या बचा, जेड कॉस फाई ए आर माइनस, और ये जो है माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, आर स्क्वायर साइन फाई ए जेड।
तो ये मेरे पास जो है वो कर्ल निकल कर आ गया। अब क्या करना है मुझे, इस कर्ल का डॉट प्रोडक्ट लेना है सरफेस एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो सरफेस एलिमेंट मैंने यहाँ पर ऊपर लिखे हैं, ये देखें, ये तीनों। तो अब यहाँ से मुझे देख के पता चल रहा है कि ये नीचे वाला सरफेस है। ठीक है, और मैं अपनी लूप में किस तरह से जा रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ, तो जो सरफेस की जो मेरी डायरेक्शन है वो किस तरह से ऊपर की तरफ बनेगी। ठीक है, तो ये जेड डायरेक्शन के अंदर मेरा सरफेस बन रहा है। तो मुझे जो है वो क्या ले लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये ले लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन करने का सही तरीका तो यही है कि डायग्राम में जब आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास सिर्फ यही सरफेस मौजूद है, बाकी दोनों तो है ही नहीं, तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने इसको यहाँ पर जनरल भी ले लिया, इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब भी आप पूरे के पूरे लेके जो है ना सरफेस एलिमेंट्स के साथ में अगर आप जनरल भी सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट का तरीकाकार ये है कि वो गौर से देखे कि हमारे पास कौन सा सरफेस गिवन है और ये लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ इसी से हमारा गुजारा हो जाएगा। तो आगे जो है जब प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है तो फिर मैंने उसी तरह से सरफेस एलिमेंट लिए हैं जो कि सरफेस हमें गिवन है, बाकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, अब मैंने क्या किया, मैंने जो है वो यहाँ पर कर्ल की जो भी वैल्यू आई थी वो मैंने रखी, डॉट प्रोडक्ट लिया, सरफेस एलिमेंट मैंने पूरा ले लिया जनरली सॉल्व करने के लिए। फिर मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो ए आर जहाँ पर था वो वाली टर्म बच गई, और ए जेड जहाँ पर था वो वाली टर्म बच गई, ये वाली टर्म, बाकी सब ज़ीरो हो गया। और चूंकि मेरा z जो है वो ज़ीरो है, लिमिट मुझे गिवन है कि मेरा z ज़ीरो है, तो ये वाली टर्म भी मेरी खुद ब खुद, क्योंकि यहाँ पर मेरा z आ रहा है तो ये सब चीज़ें मेरी ज़ीरो हो जाएंगी, तो ये वाला मेरा इंटीग्रल गायब ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखें कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा ए जेड सरफेस था, अगर मैं सिर्फ इसी को ले लेती और ए जेड से मल्टीप्लाई कर लेती तो सिर्फ वही वैसे भी टर्म बचनी थी, आर क्यूब आर स्क्वायर और ये वाला आर क्यूब साइन फाई डी आर। तो अगर आपने ये गौर नहीं किया और आपने पूरा जो है सरफेस एलिमेंट लेके और फिर डॉट प्रोडक्ट निकाला, तब भी आपके पास वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एनीवेज आगे चलते हैं, आर क्यूब साइन फाई डी आर। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना वो एक चीज़ मैं लिखना भूल गई थी, ये वन अपॉन आर जो कर्ल है इसको मैंने वन अपॉन आर से डिवाइड नहीं किया, ये फॉर्मूले में वन अपॉन आर था मौजूद। ठीक है, मुझे करना चाहिए था वन अपॉन आर, जो कि मैंने बाद में जो है जाके मल्टीप्लाई किया, इधर कर दिया। अब कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना इससे, चेक कर लिया हमने, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली मेरे पास इंटीग्रल जो है उसके अंदर आर क्यूब नहीं होगा बल्कि ये आर स्क्वायर होगा, और जब मैं इसका इंटीग्रल लेके बाहर सॉल्व करूँगी तो मेरे पास ये बन जाएगा आर क्यूब अपॉन थ्री। ठीक है, आर क्यूब अपॉन थ्री। अच्छा, लिमिट जो है वो मुझे पता है कि आर की लिमिट 0 से लेके 3 तक है, ये तो गिवन है, ये सेम वही चीज़ है जो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और फाई भी मुझे पता है कि वो 0 से 45 तक है, तो साइन फाई जो है वो उसकी लिमिट मैंने अप्लाई कर दी है 0 से 45। साइन फाइव का जो है फाई को मैंने का इंटीग्रल लिया और फिर उसके ऊपर हायर लिमिट अप्लाई किया, फिर लोअर लिमिट अप्लाई कर दी कॉस जीरो। साइन फाई का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस फाई, तो कॉस 45 रखा, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर माइनस कॉस जीरो, तो वो प्लस हो गया। तो इतनी छोटी सी चीज़ तो मेरा ख्याल है आप लोग खुद सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा आंसर क्या आ गया, 2.7। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कहीं सर्कुलेशन निकालनी है, टोटल सर्कुलेशन अलोंग द क्लोज लूप, तो हम निकाल सकते हैं इस तरीके से भी, और अगर हम कर्ल निकाल लें, कर्ल निकाल के सरफेस एलिमेंट के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें और इंटीग्रल कर लें हम, तो भी हम निकालेंगे तो आंसर हमारा जो है वो सेम आएगा। तो हमने सेकंड यहाँ पर एक चीज़ और लर्न की है कि वो वेरीफाई करना सीख लिया कि स्टोक्स थ्योरम जो है वो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलें अब हम उसके बाद करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगेन जो है वो हमें गिवन है प्रॉब्लम, एक सिलेंडर है।
तो सिलेंडर के अंदर जो है ना, अब हमें गिवन है कि ये जो सिलेंडर आपको गिवन है, ये एक तो पूरा सबसे पहला ये हमें नज़र आ रहा है कि इट इज़ अ क्लोज्ड पूरा फुल सिलेंडर है, ठीक है, कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं है, या जैसे अभी सिर्फ इतने से टुकड़े पे हमने काम किया था लास्ट प्रॉब्लम के अंदर। अब ये हमारे पास पूरा फुल फ्लैश एक सिलेंडर है। तो इसमें हमें करने के लिए क्या कह रहे हैं, अब पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड, कोई हमें वेक्टर फील्ड गिवन है, और अगर इन्होंने बता भी दिया है कि सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर है, अगर नहीं पता होती, यहाँ से देख के हमें पता चल जाता। आर फाई और तीसरा कंपोनेंट होना चाहिए था जेड का। अच्छा, उस वक्त थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अगर आर है और फाई है, तो ये जो है एक एंगल और एक आर जो है ना, ये तो हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी गिवन होता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा भाई, ये जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी तो हो सकता है ये दोनों कंपोनेंट्स। तो सिर्फ थीटा और जेड का तो फ़र्क है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे जेड गिवन है तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लियर करने के लिए कह भी दिया कि दिस इज़ द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पिछली वाली जो प्रॉब्लम की थी हमने, उसके अंदर जो था वो यहाँ पर ए जेड था, तो वहाँ से क्लियर हो रहा था। अगर ये जेड नहीं होता तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब भी कर दिया। अगर नहीं डिस्क्राइब किया हुआ होता तो फिर प्रॉब्लम होती, फिर हम इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी सॉल्व कर सकते थे, और वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का बता दिया है, हमें लिमिट्स भी हमें बता दी हैं, तो हमें यहाँ से सब अंदाज़ा हो रहा है कि दिस इज़ दी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहला हम यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि इन विच कोऑर्डिनेट दिस वेक्टर फील्ड, इन विच कोऑर्डिनेट सिस्टम वेक्टर फील्ड इज गिवन। तो अब इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, इसमें हमसे कह रहे हैं फाइंड द फ्लक्स, कितना फ्लक्स है ड्यू टू दिस फील्ड फ्रॉम द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब हम फौरन समझ जाएंगे कि हमें नेट फ्लक्स निकालना है, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर। और कैसा सिलेंडर है, जिसकी कोई ना कोई लेंथ है, और r इज इक्वल टू 4 है। तो लेंथ कितनी है इसकी, 1 यूनिट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको 0, आर जेड इज इक्वल टू 0 से जेड इज इक्वल टू 1 यूनिट हमने इसको बना दिया, और रेडियस इसका r इज इक्वल टू 4 तक बना दिया, और पूरा ये क्लोज सरफेस है तो पूरा सिलेंडर हम बनाएंगे। अगर इन्होंने डायग्राम आपको नहीं भी लिखी होती, तो ये जो चीज़ आपको गिवन है, इससे आपको बनाना आना चाहिए। ओके, अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो लैंग्वेज है, मैथमेटिकल लैंग्वेज, इसको आपको देख के इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। और ये जो आपको बताया हुआ है कि अच्छा सिलेंडर बनाना है, अब हमसे कह रहे हैं कि आप नेट फ्लक्स मालूम करें। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि ये जो क्लोज सरफेस है, इसके कितने सरफेसेस हैं। तो इसमें सरफेस S1, इसको हमने नाम दे दिया, नीचे वाला जो सरफेस है इसको S3 का नाम दे दिया, और ये वाला जो रेडियल सरफेस है इसको हमने S2 का नाम दे दिया। ओके, तो इसका मतलब है हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फ्लक्स क्या चीज़ होती है, एफ डॉट डी एस। तो एफ डॉट डी एस हमें मालूम करना पड़ेगा पहले इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, और तीनों सरफेसेस का फ्लक्स जो है वो हम क्या कर लेंगे, एड अप कर लेंगे, तो नेट फ्लक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा। और हम उसके बाद क्या करना चाह रहे हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। तो डाइवर्जेंस थ्योरम आपको पता है क्या होता है, कि इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस इन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू एफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अभी मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले ली है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर देखें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिए मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव करने के लिए। तो मेरा जो भी वेक्टर था वो मैंने यहाँ पर लिखा, फिर डॉट प्रोडक्ट ले लिया मैंने सरफेस एलिमेंट का। अच्छा, सरफेस एलिमेंट अब यहाँ पर गौर से देखें, तीन तरह के सरफेसेस है ना मेरे पास। एक ये वाला सरफेस है जो कि जेड डायरेक्शन के अंदर है। चलो, इस वाले सरफेस की डायरेक्शन मैंने अब अपनी सहूलत के हिसाब से माइनस जेड ले लिए, माइनस ए जेड, ये प्लस ए जेड है। तो ये दो सरफेसेस तो जेड डायरेक्शन के अंदर हो गए, और एक ये वाला जो सरफेस है ये रेडियल डायरेक्शन के अंदर हो गया। तो अब इधर आते हैं हम, मैंने जो है साइड में कॉर्नर में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये सरफेस एलिमेंट्स हैं। अगर आपके पास आधा हाफ सरफेस है, सिलेंडर है, या फिर सिलेंडर का एक छोटा सा पीस है,
लेकिन हमें अभी नज़र आ रहा है कि हमारे दो सरफेसेस तो ये वाले हो गए, ए जेड वाले, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब एक प्लस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा और एक माइनस डायरेक्शन के अंदर। और एक सरफेस जो होगा आपका जो कि कर राउंड शेप के अंदर जो सरफेस है सिलेंडर का रेडियल डायरेक्शन में, वो एक ये वाला सरफेस एलिमेंट आपके पास तीन हो जाएंगे, दो ये वाले सरफेसेस और एक ये। तो मैंने जनरली इसको जो है ना इस तरह से लिख दिया है कि आपने पूरा की पूरा सबसे पहले अपना वेक्टर लिखा जो आपको गिवन था, और सरफेस एलिमेंट आपने ए आर वाला लिख दिया, और जेड वाले जो है ना आपने दो दफ़ा लिखे हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन। ये नहीं किया कि एक को फाई कर दिया और ये नहीं किया कि एक को जेड कर दिया। ठीक है, ये आपको आपको दो दफ़ा आपने लिख दिए, तो तीन फेसेस हैं, तीन दफ़ा ये इंटीग्रल आ गया। अच्छा, अब इसको आपने क्या करना है, जो ए आर है वो एक तरफ आ जाएंगे, और जो ए जेड है वो एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास यही चीज़ आ गई। ठीक है, आर स्क्वायर को आपने इसके साथ किया तो आर क्यूब कॉस स्क्वायर फाई डी जेड। और इसी तरीके से जो है अब ये वाला इंटीग्रल होगा जेड साइन फाई ए जेड का, तो ये इसके साथ में भी खुलेगा, इसके साथ में भी खुलेगा, लेकिन एक प्लस के साथ आएगा एक माइनस के साथ आएगा, होगा ये बिल्कुल सेम इंटीग्रल। तो ये तो मुझे यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि ये दोनों इक्वल है और अपोजिट हैं, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो गए। सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेरे पास बच गया इंटीग्रल, ये वाला। अब इस इंटीग्रल में वेरिएबल क्या क्या है, एक सरफेस इंटीग्रल है, तो ये इंटीग्रल दो दफ़ा खुलेगा, इसके ऊपर दो दफ़ा लिमिट लगेगी, एक तो फाई के ऊपर लिमिट लगेगी और जेड के ऊपर लिमिट लगेगी। तो फाई को मैंने अलग कर दिया, ये देखें कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, और जेड इंटीग्रल को मैंने अलग कर दिया। ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में जो फाई की वैल्यू होती है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, 0 से लेके 2 पाई तक। और ये कॉस स्क्वायर फाई जो है इसको मैंने उसका फार्मूला लिख दिया है 1 प्लस कॉस 2 फाई अपॉन 2। ये मेरा ख्याल इंटीग्रल आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा। जो साइन साइन स्क्वायर फाई होता है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखते हैं, और कॉस स्क्वायर होता है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखते हैं। ठीक है, और डी जेड जो है वो मेरा इसका इंटीग्रल निकलेगा जेड बाहर। जब जेड बाहर निकला तो उसके ऊपर जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगी 1, तो ये 1 आ जाएगा। ओके, इसको मैंने डायरेक्ट इधर यहाँ पर लिख दिया। और आर क्यूब जो है वो मुझे गिवन है कि आर की वैल्यू जो है वो 4 है। यहाँ से ऊपर देख लेते हैं, आर की वैल्यू 4 आपको गिवन है, तो यहाँ पर मैंने 4 क्यूब रख दिया है डायरेक्ट। अच्छा, ये 2 बाहर निकाला, ये 2 बाहर निकल गया, ये जो इस फॉर्मूले के अंदर था। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा, और ये जो इसकी अपर लिमिट है 2 फाई और 0, ये वाला तो गायब ही हो जाएगा, ये इंटीग्रल पूरा 0 हो जाएगा। सिर्फ आपके पास कॉस स्क्वायर फाई को जब आप खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू खोलोगे तो 2 पाई, और ये जो नीचे 2 था तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले 2 और 2 सिर्फ 64 बचा। यानी कि आपने जो ये इंटीग्रल खोला है ना कॉस स्क्वायर 2 फाई, इसकी वैल्यू समझ लो कि आपके पास आई है सिर्फ जस्ट पाई। ठीक है, और 64 बाहर था, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 64 पाई। ये डाइवर्जेंस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड मैंने खोल ली। अब मुझे ये करना है काम। दोबारा मैं इधर जाती हूँ, डाइवर्जेंस का देखें, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डाइवर्जेंस का। इसी फॉर्मूले के तहत बस रो का मतलब समझ जाएं कि रो जो है वो क्या चीज़ है, आर है। वहाँ पे रेडियस ऑफ अ सिलेंडर को रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके तहत मैंने पूरी की पूरी ये चीज़ें जो है वो लिख दी। सही। और यहाँ पर जो है वो ए फाई कंपोनेंट हमें लिखना है, लेकिन ए फाई कंपोनेंट हमारी इक्वेशन के अंदर कहीं नहीं है। जो ये वेक्टर फील्ड हमें गिवन है उसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियल कंपोनेंट है और जेड कंपोनेंट है, तो ये सेकंड टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी। और इसमें अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे इस क्वांटिटी का अंदर। तो ये जो है वो आर क्यूब था। ठीक है, तो 3 आर स्क्वायर हो जाएगा ये डेरिवेटिव लेने के बाद, और कॉस स्क्वायर फाई तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर भी जब हम z के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ साइन फाई आ जाएगा, और फिर ये r नीचे और एक ऊपर एक r कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या टर्म बच गई डाइवर्जेंस निकालने के बाद, 3r कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन फाई। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो भी डाइवर्जेंस आई है इसका हमें वॉल्यूम
के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल हमें इसका लेना है। तो ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है इसको अब मैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि इसके अंदर दो टर्म्स हैं तो ये इंटीग्रल दो में स्प्लिट हो जाएगा। एक वॉल्यूम इंटीग्रल इधर हम कर देंगे, एक इधर कर देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने 3 को बाहर निकाल दिया है, आर और ये वाला आर, आर स्क्वायर हो गया, डी आर, आर को अलग कर दिया, फाई की टर्म्स को अलग कर दिया और जेड की टर्म को, क्योंकि वॉल्यूम एलिमेंट है तो हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया है। यहाँ पे भी मैंने आर की टर्म्स को अलग कर दिया, साइन को और डी जेड को अलग। कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू अभी हमने लास्ट अभी निकाली है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जब इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं 0 से 2 पाई तो उसकी वैल्यू आती है पाई। इसको करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन 3, और ये 3 पहले का मौजूद है। जेड को करोगे तो 1 आ जाएगा। ओके, फर्स्ट इंटीग्रल की तो वैल्यू हमें ये यहाँ से पता चल गई। सेकंड इंटीग्रल के अंदर ये वाला जो है वो आर स्क्वायर अपॉन 2 है, लेकिन जब आप साइन फाई को खोलेंगे तो साइन फाई का जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा माइनस कॉस फाई, जो कि जिसकी लिमिट है 0 से 2 पाई तक। तो कॉस 2 पाई भी 1 होता है और 0 भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये मेरा पूरा के पूरा जो इंटीग्रल है ना ये 0 बन जाएगा। सिर्फ ये बच गया, यहाँ से 3 यहाँ से 3 कैंसिल, और आर की वैल्यू आपको गिवन है 4, 4 का क्यूब 64 और ये पाई। तो हमने ऊपर भी यही चीज़ निकाली थी, देखें 64 पाई आ रहा था। इसका मतलब है कि अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम निकालने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों बराबर होती है। तो बाज़ दफ़ा सिचुएशंस के अंदर जो है ना वो राइट हैंड साइड एवेलुएट करना आसान होता है और बाज़ दफ़ा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एवेलुएट करना आसान होता है। तो हम जो है मैथमेटिकली जब प्रॉब्लम्स को डील करते हैं तो हम कहीं से भी उसको सॉल्व करके मसले को हल कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। जी, ये एक प्रॉब्लम गिवन है और अब तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक आ गई है, तो फिर हम जो है ना थोड़ा सा तेज़ी के साथ में सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन पूरा गिवन है इस प्रॉब्लम का, तो मैं इसके तीनों पार्ट आप लोगों को नहीं करवाऊंगी, सिर्फ एक पार्ट मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें से इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने कहीं से स्कैन किया है बुक को ना, मैं सॉल्व दी प्रॉब्लम। अच्छा, ये देखें, पर्टिकुलर स्केलर फील्ड अल्फा इज गिवन बाय, इन्होंने जो है वो कोई स्केलर फील्ड की अब बात कर रहे हैं। ओके, दिस इज दी स्केलर फील्ड। इसमें हमें नज़र भी आ रहा है कहीं कोई यूनिट वेक्टर साथ में नहीं है, तो लिखा हुआ भी नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो एक पर्टिकुलर फील्ड जो है वो यहाँ पर गिवन है और तीन तरह की फील्ड्स गिवन है। एक जो है ना इन्होंने कार्टेशियन सिस्टम के अंदर दिखा है, एक को सिलेंडर में और एक को स्फेरिकल के अंदर। और अब कह रहे हैं कि आप इसका ग्रेडियंट मालूम करें 0 1 1 पोजीशन के ऊपर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले में यानी ए में, और फिर एक दफ़ा आप ग्रेडियंट निकालें इस पॉइंट के ऊपर, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पॉइंट है। और उसके बाद जो तीसरी वाली स्केलर फील्ड गिवन थी स्फेरिकल में, उसके लिए आपको ये चीज़ गिवन है, ठीक है। दिस इज आर, दिस इज थीटा, दिस इज फाई, और हमें स्फेरिकल में इसको निकालना है। तो आपसे कह रहे हैं कि आप इसका ग्रेडियंट निकालिए। तो सबसे पहले देखें ये प्रॉब्लम नंबर ए सॉल्व हुआ हुआ है। ये जो है ना हमने ले लिया, ये कार्टेशियन के अंदर था और हमने रिकॉल कर लिया कि ग्रेडियंट जब हम निकालते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। यानी पूरे के पूरे फंक्शन को सबसे पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना होगा, फिर पूरे के पूरे फंक्शन को, होल फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर पूरे के पूरे होल फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो हमने यहाँ पर यही किया कि पहले हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लिया, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड कर लिया, पूरे होल फंक्शन को, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, होल फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई, होल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो वाई है और ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स का फंक्शन जो है वो ये वाला है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स जस्ट, और ये पूरा बाकी एज इट इज बाहर आ जाएगा। फिर जब हम इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई का फंक्शन ये वाला है 20 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, तो एज इट इज रहेगा। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस पाई, वाई बाई 6 एज इट इज आ जाएगा, और अंदर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पाई बाई 6 आ जाएगा, ये आ गया बाहर।
अच्छा, फिर हमें इस पूरे के पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू जेड तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जेड है ही नहीं, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो ये दो फंक्शंस जो है ना, ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई जो कि जिसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये वैल्यू आ गई एक्स डायरेक्शन में और ये वैल्यू आ गई वाई डायरेक्शन में। लेकिन मजीद हमसे कहा हुआ है कि आप ग्रेडियंट निकालें किस पॉइंट के ऊपर, 0 1 1, एक्स को 0 कर दें, वाई को 1 कर दें, जेड को भी 1 कर दें। जेड तो है ही नहीं कहीं, एक्स को हम 0 करेंगे यहाँ पर ई की पावर 0 हो जाएगी। ई की पावर 0 जो है वो हमारे पास क्या होता है 1। तो एनीथिंग की पावर 0 जो है वो 1 हो गई, तो ये यहाँ पर -20 है। अच्छा, y जो है ना वो 1 करना है यहाँ पर। 10 मैं देख रही थी क्यों आया है। साइन y जो है वो सॉरी, साइन π/6 का मतलब होता है 30। y तो 1 हो गया, तो ये π/6 जो है वो 30 हो गया। साइन 30 हाफ होता है, तो 2 और 20 कैंसिल आउट होके -10 आ गए और ax इज दी यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर भी एनीथिंग की पावर 0 ये चीज़ 1 हो जाएगी, और ये 30 π/6 है, तो पाई की वैल्यू को जब आप यहाँ पर रखेंगे 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 6, और साथ साथ कॉस 30 की भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 9 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने ग्रेडियंट निकालना है। इसी तरीके से आपको निकालना होगा ग्रेडियंट खुद ही से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इन पॉइंट्स के ऊपर जो आपको गिवन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम हमें गिवन है, इसमें इन्होंने कहा है कि गिवन अ वेक्टर फंक्शन, कोई एक वेक्टर फंक्शन गिवन है ये, लेकिन हमें यहाँ से देख के नजर आ रहा है कि ये एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में है, और इसमें इन्होंने कुछ वेरिएबल्स रखे हुए हैं या कॉन्स्टेंट्स रखे हुए हैं C1 C2 C3 C4, और इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि वो आपको फाइंड आउट करने हैं। और कैसे पता करेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 अननोन है, 4 अननोन है, तो इसका मतलब है 4 इक्वेशंस हमें चाहिए जिसकी मदद से जो है वो हम इन चारों की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो अब हम कैसे पता करेंगे, इन्होंने हमें कंडीशन बताई हुई है कि अगर ए जो है वो इररोटेशनल है, यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका कर्ल जो है वो 0 है, कर्ल 0 है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये फील्ड जो है वो सोलेनोइडल भी है। सोलेनोइडल का मतलब ये होता है कि डाइवर्जेंस भी इस फंक्शन का 0 है और कर्ल भी इस फंक्शन का 0 है। ठीक है, तो अब कर्ल के अंदर आपको पता है कि तीन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये तीन इक्वेशंस होती हैं 1 2 3, तो इज इक्वल टू 0। 0 लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि z कंपोनेंट भी 0 है, y कंपोनेंट भी 0 है और x कंपोनेंट भी 0 है। कर्ल अगर 0 लगा हुआ है तो तीन इक्वेशंस तो ये हो गई। ठीक है, और चौथी इक्वेशन कौन सी हो गई जो इन्होंने ये बताया है कि सोलेनोइडल है। सोलेनोइडल का मतलब ये होता है कि डाइवर्जेंस भी 0 है। तो चार इक्वेशंस हमारे पास हो गई, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चार अननोन है, चार इक्वेशंस। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखें, अब इसको सॉल्व करेंगे जब आप, ये आप लोगों ने खुद से करना है आगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ए जेड भी इसके अंदर ये, क्योंकि ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ए एक्स ए वाई ए जेड, ये जो है ये देखेंगे ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया पूरा, और ये ए जेड हो गया। इसके अंदर पूरी वैल्यूज आप रखते चले जाइए। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने में मुश्किल हो रही है तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला जो मैंने ऊपर शो किया था वहां से आप कॉपी करें, डिटरमिनेंट से निकालने आसान होता है वो निकालना। ठीक है, बहरहाल जो तीन इक्वेशंस बनेंगी इस फॉर्म में उसको आपने 0 पुट कर देना है। ये वाला कंपोनेंट भी 0, ये भी 0, ये भी 0। यहाँ से 0 पुट किया तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई 5 C3 की, C1 की वैल्यू भी निकल आई, C2 की वैल्यू भी निकल आई, तीन वैल्यूज निकल आई। फिर सोलेनोइडल करेंगे कंडीशन, डाइवर्जेंस निकालेंगे इस पूरी की पूरी फील्ड का। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे सिर्फ इस कंपोनेंट को, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करेंगे। ये देखें, तो ये पूरी एक इक्वेशन बन जाएगी विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास C4 भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड इज सॉल्व्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम which is very much easier than the spherical and the cylindrical system. ये देखें, ये एक प्रॉब्लम है, इसमें
कोई एक वेक्टर फील्ड दे दी है हमें, ये कार्टेशियन सिस्टम के अंदर ही गिवन है, और हमसे कहा हुआ है कि आप प्रूव करें कि ये इरोटेशनल है और सोलेनॉइडल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, बेसिकली इसका कर्ल निकालेंगे वो ज़ीरो आना चाहिए, और कह रहे हैं कि ये भी प्रूव करें कि ये सोलेनॉइडल है, तो फिर आप इसकी डाइवर्जेंस भी निकालेंगे, तो फिर वो भी ज़ीरो आनी चाहिए। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। इसका कर्ल निकालें, कर्ल निकाल के पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने प्रूफ किया हुआ है कि इट इज़ ज़ीरो, और डाइवर्जेंस अगर आप इसकी निकालेंगे तो भी ये निकल कर आ रही है ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि ये फील्ड जो है वो इरोटेशनल भी है और सोलेनॉइडल भी है। अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रूफ करें कि ये फील्ड जो है रोटेशनल है और नॉन साइनसॉइडल है, तो फिर उस वक्त क्या होगा कि कर्ल भी निकलेगा, ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू निकलेगी, और नॉन साइनसॉइडल के केस के अंदर क्या होगा कि डाइवर्जेंस भी उसका जो है ज़ीरो नहीं होगा बल्कि कुछ और निकलेगा। ओके, तो रिमेंबर द टर्म्स विच यू आर आस्क्ड टू डू, ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आप लोगों को करवाई हैं डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट के हवाले से। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ना वो चेंज हो रही है, यहाँ पर किसी दूसरी तरह की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर भी करवाई थी, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम किस तरीके से वेक्टर फॉर्म के अंदर कूलम्स लॉ को जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं रिकॉल करना चाहती हूँ कि जब आप लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स जब कूलम्स लॉ के, तो उसके दो तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी दो चार्जेस यहाँ पर गिवन है आपको, Q1 और Q2, और ये जो है ना दोनों के दरमियान डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और इनके मैग्नीट्यूड्स गिवन है। तो आपसे कहा जाता है कि भाई आप जो है वो इनके फोर्स मालूम करें कि वन जो है वो टू के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है और किस डायरेक्शन के अंदर लगा रहा है। तो ये अगर आपको एंगल पता होता है थीटा, तो फिर आप जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई के होगा, Q1 होगा, Q2 होगा अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। लेकिन डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, आप उसके कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करते हैं, एफ एक्स एफ आई। तो यहाँ से आपको वेक्टर फॉर्म में पता चल जाता है कि अच्छा एफ एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एफ आई कंपोनेंट क्या होगा। उसमें इसमें आपको किस तरह का डाटा चाहिए वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, इसमें आपको थीटा चाहिए। ओके, इसमें अगर आपको थीटा गिवन होगा तो आप खुद अपने एक्सेस आपको डिफाइन होंगे, तो आप खुद जो है वो क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करके एफ एक्स और एफ आई के अंदर लिख सकते हैं। फिर अगर दो से ज़्यादा चार्जेस हुए, लेट सपोज यहाँ पे भी रखा हुआ, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप जो है वो यहाँ का भी अगर आपको थीटा पता हुआ तो इसकी वजह से भी जो फोर्स लग रही है उसका भी एफ एक्स कंपोनेंट आप मालूम करेंगे कि 3 चार्ज 2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है, लेट सपोज ये 1 हो गया, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि टोटल समेशन कर देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, आप इन दोनों को प्लस कर देंगे और फाइंड आउट कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो फाइंड आउट कर लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी अभी आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, आपको पता है कि दिस इज द एक्स इन एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो आपको किस किस्म का डाटा चाहिए, ये एक तरीका आप पढ़ चुके हैं कि वेक्टर्स को रिजॉल्व किया जाता है अगर आपको थीटा जो है वो मालूम हो। लेकिन अगर आपको थीटा मालूम नहीं हो तो इसके अलावा भी हम वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कैसे, ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, क्योंकि ये चीज़ अमूमन स्टूडेंट्स को नहीं बताई जाती है। तो ये मैंने तरीका आपको बताया था, और ये बहुत आसान तरीका है, इससे ज़्यादा आसान तरीका है कि कोई अगर चार्ज है, लेट सपोज Q1, ये गिवन है -20 इज लोकेटेड एट -646। तो यहाँ से आप डाटा बनाते चले जाएं। Q1 आपको गिवन है -20, ठीक है, और R1 जो है वो आपकी पोजीशन गिवन है, Q1 भी गिवन हो गया, R1 भी गिवन हो गया। एंड अ चार्ज Q2 इज इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम, Q2 आपको गिवन हो गया, उसकी पोजीशन आपको गिवन है 5 8 -2, ये लिख लिया हमने। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2, हमें फोर्स मालूम करनी है जो कि एक्सर्ट हो रही है 2 पे ड्यू टू 1,
ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि इसको आप वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे कि अच्छा भाई हमें F21 मालूम करना है, तो हम इसको लिखेंगे K Q1 Q2, क्योंकि ये 2 1 है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2 1। और फोर्स जो है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो साथ साथ हम यूनिट वेक्टर भी लगा देंगे इसके R21। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि ये यूनिट वेक्टर हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए R21। पोजीशन वेक्टर पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि R2 1 है तो R2 को पहले रखेंगे, दिस इज R2, F8 -2 माइनस R1 -646 आपका R1 हो गया। ठीक है, ये तो यहीं से हमने उतार लिया। फिर इसको मैंने नोटेशन फॉर्म में लिखा है, अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, जल्दी सॉल्व नहीं होगा। तो अमूमन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख के नोटेशन फॉर्म में जब रिजल्टेंट हासिल कर लूँ फिर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लूँ। यहाँ से मुझे वेक्टर फॉर्म पता चल गई। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर इन अ वेक्टर फॉर्म। अब मैं यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लूंगी। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका होता है, वही तरीका जो आप लोग अब तक पढ़ते आए हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, 11 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर अंडर रूट लिया तो ये आ जाएगा आपके पास 14.17। और फिर उसके बाद आप यूनिट वेक्टर भी डिफाइन कर लेंगे। यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है, R21। पोजीशन वेक्टर रखा ये वाला पूरा के पूरा, और उसको जो है इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो आपके पास R21 आ जाएगा। और फिर जब आपके पास ये भी चीज़ आ गई, R21 आपने पता कर लिया कि क्या है, तो ये पूरा के पूरा जो भी न्यूमेरिकली वैल्यू कैलकुलेट करके आप निकाल रहे हैं उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम जो है वो मैं क्लास में काफ़ी डिटेल से बता चुकी हूँ, और एक पेज मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, इसका तरीक़ाकार भी, मेथड जो है स्टेप बाय स्टेप इधर लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर हम निकालते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। और अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो फिर हम ये बार बार करना पड़ता है। ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को करवाई हैं कुछ प्रॉब्लम्स इसकी। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में ज़रूरी नहीं है कि 2 पॉइंट चार्जेस हों और हमें वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना हो। इसमें अब देखिए हमसे क्या कह रहे हैं करने के लिए, इसमें हमसे कह रहे हैं करने के लिए कि आप फील्ड इंटेंसिटी मालूम करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 मीटर, कोई एक स्फीयर गिवन है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है। और पॉजिटिव चार्ज गिवन है, इफ अ पॉजिटिव चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ द स्फीयर, यहाँ पर अगर वो रखा हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें किस पॉइंट के ऊपर, r इज इक्वल टू 3 पॉइंट के ऊपर। तो ये हम वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, r जो है वो हमें पता है कि ये 3 मीटर गिवन है। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और जिस डायरेक्शन के अंदर ये आपका पोजीशन वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर भी होगा। ये बहुत सिंपल सा केस है, क्योंकि हम इसको करी जो है वो r थीटा फाई यानी स्फेरिकल सिस्टम के अंदर है, तो ये इस प्रॉब्लम के अंदर हमें मुश्किल नहीं होगी। ये जस्ट हम Q की वैल्यू रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की रखेंगे, r स्क्वायर रखेंगे, r स्क्वायर हमारा गिवन ही है 3, और साथ में बस हम जस्ट यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो डायरेक्टली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो दिस प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी सॉल्व इन वेक्टर फॉर्म। जस्ट आपको यूनिट वेक्टर लगाना है और सारी चीज़ें आपको गिवन है। एक प्रॉब्लम देखिए ये और आ गई है, इसमें भी हमसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमें। एक हमारे पास यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि चार्ज डेंसिटी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज सब्सक्रिप्ट जो है इसके साथ जो लगा हुआ है वो एल है। ठीक है, तो जिसको मैंने बाज़ दफ़ा लैम्डा से रिप्रेजेंट करती हूँ, और नीचे आ जाता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये जो है वो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, किस डायरेक्शन के अंदर इसका कंपोनेंट है, रेडियल डायरेक्शन में।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब हमसे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट है। अच्छा भाई, ये वाला फॉर्मूला होगा। और लाइन चार्ज डेंसिटी जो है वो ये गिवन है, ठीक है, पर मीटर देखें लगा हुआ भी है, 20 नैनो कूलम पर मीटर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो लाइन चार्ज रखा हुआ है हमारे पास कहाँ है, लाइज अलोंग दी जेड एक्सिस। तो हम एक्स वाई जेड एक्सिस बनाएंगे और ये देखें, ये यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया इस जगह पर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 683, यानी फर्स्ट ऑक्टेंट में से, तो फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर ही ये गिवन है 683 कोई पॉइंट। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अच्छा जनाब, और ये करना भी हमें किस तरह से है, इन वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो ये लिखा होगा, रॉयल की वैल्यू रख देंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे। अब ये जो आर है, ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, इसको हमें निकालना होगा, ठीक है। और साथ साथ ये यूनिट वेक्टर बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ पर देखें क्या किया हुआ है। ये जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, इट इज़ जस्ट लाइक अ सिलेंडर, ठीक है। और उस सिलेंडर के अंदर जो ये वाला जो पॉइंट होता है रेडियस कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये मैं एक बड़ा सिलेंडर बना देती हूँ, ठीक है। तो रेडियस उसमें कैसे निकालते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये जो पोजीशन वेक्टर है आर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ये कैसे निकाला जाता है, इस तरह से। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है हम ओरिजिन से डिफाइन करते हैं। और अगर अभी मैंने लास्ट प्रॉब्लम में करवाई है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके अंदर अगर हमें आर निकालना हो, उसको भी हम पोजीशन ओरिजिन से डिफाइन करते हैं। लेकिन ये सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर ये जो रेडियस हम निकालते हैं, ये हम किस तरीके से निकालते हैं, इस एक्सिस से लेके यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस, ओके। ये इस तरीके से इसका रेडियस निकाला जाता है। तो इस बात को हमें जहन में रखना होगा। ये पॉइंट अगर 683 है, यानी एक्स इसका 6 है, वाई इसका 8 है, जेड इसका 3 है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, जो कि यहाँ पर है। एक्स 0, वाई भी 0, लेकिन जेड जो है वो क्या है, जेड हमारा 3 होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, 0। ये आपको खुद से देख के बनाने होंगे, 0 0 3, क्योंकि देखे ना ये इस जेड एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, तो इसका एक्स भी 0, इसका वाई भी 0, जेड इसका 3 होगा, 0 0 3। तो अब हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 एक्स की डायरेक्शन में, 8 माइनस 0, देखें 8 माइनस 0 वाई की डायरेक्शन में, प्लस 3 माइनस 3 ए जेड। वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने पिछली एग्जाम्पल कराई थी। अब जब आपके पास ये पोजीशन वेक्टर आ गया तो यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर आ गया, इसके अंदर पुटअप कर देंगे, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, जस्ट लाइक दी प्रीवियस प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जनाब, एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको क्या किया, बजाय एक्सिस के ऊपर रखने के मैंने इसको डिफरेंट पॉइंट के ऊपर रख दिया। ये जो हमारा लाइन चार्ज है ये डिफरेंट पॉइंट के ऊपर है। तो इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। इसमें लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है, ठीक है भाई। और अब वो रखी हुई कहाँ है, वो x इज इक्वल टू -3 पे रखी हुई है और y 4 पे रखी हुई है। यानी कि ये जो मेरा x y एक्सिस है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो x जो है वो -3, यानी कि मैं पीछे की तरफ जाऊं, और y 4 यानी कि y पॉजिटिव ही है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -3 यानी -3 ये, और y इज इक्वल टू 4 यानी कि y इज इक्वल टू 4। ये कोई पॉइंट मेरा बन रहा है। इधर मैंने पीछे की तरफ इसको रख दिया है पूरी अपनी लाइन चार्ज को। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 2315 मीटर। और ये जो 2315 है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर आ रहा है। उस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये जो अगर मैं इसको बनाऊं, बहुत बड़ा हो जाएगा ये।
लेकिन वही बात है कि रेडियस जो ये पोजीशन वेक्टर रेडियस है, ये आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे। तो आपको बताया हुआ है कि x जो है वो अब -3 हो गया, रखा हुआ किधर है 4 हो गया, z गिवन नहीं है, लेकिन z जो होता है वो वही होता है जो कि ये वाला होता है 15। तो ये आपको पता चल गया कि ये जो है इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं अब -3, 4 एंड 15। तो सबसे पहले आपने पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे 2 माइनस -3 3 -4, ठीक है, y डायरेक्शन में, और z डायरेक्शन में तो 15 -15 कुछ भी नहीं आएगा, ख़त्म। इसको सॉल्व कर लिया हमने, पोजीशन वेक्टर आ गया, फिर उसका मैग्नीट्यूड आ गया, फिर उसका यूनिट वेक्टर आ गया, और इस फॉर्मूले के अंदर हमने पोजीशन वेक्टर भी रख दिया और यूनिट वेक्टर भी रख दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो हमारा इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उसकी लोकेशन जो है वो एक्सिस के ऊपर ही हो, एक्सिस से वो हट भी सकती है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस सूरत में भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि हम इसकी पोजीशन को फिर किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं, बाकी वही पुराना तरीका है। अच्छा, एक न्यूमेरिकल तो यहाँ पर देखते हैं, ये बहुत आसान सा है, लेकिन अब ये डिफरेंट है। अब हमने जो है वो वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं कूलम फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, वो हमने देख लिए। तो वो मैंने आपको बता दिए हैं कि दो तरीके होते हैं उसके। एक तो या तो जब आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में, तो उसमें आपको थीटा पता होता है, तो आप वो खुद देख देख के उसको कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व करते जाते हैं। लेकिन अगर आपको वो चीज़ गिवन नहीं है, तो पोजीशन वेक्टर की मदद से भी जो है वो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वो तरीका हमने अब देख लिया। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं, इसमें देखते हैं क्या कर रहे हैं हम। अब आपको गिवन क्या है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स एक्सिस के ऊपर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हैविंग अ लाइन चार्ज डेंसिटी, और इसमें हमें लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या चीज़ गिवन है, एक लेंथ एलिमेंट लाइन, एक्स एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सॉरी। ठीक है, उसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर, सॉरी, एक्स एक्सिस के ऊपर ये हम अमूमन एक्स एक्सिस डिफाइन करते हैं एक्स वाई जेड। तो उसमें एक लाइन पड़ी हुई है जिसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, उसकी डेंसिटी जो है वो आपको गिवन है, रो एल करके लाइन चार्ज डेंसिटी लिखा हुआ है, और उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, वो भी आपको पता है। और ये जो है वो 0 से 10 तक हम ले लेते हैं, ठीक है, कि ओरिजिन पे पड़ी हुई है, इसको ओरिजिन पे ले लेते हैं। तो अब हमें टोटल चार्ज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो टोटल चार्ज हमें पता है कि वो किसके बराबर होता है, कि वो इज इक्वल टू लाइन चार्ज डेंसिटी डी एल। तो ये जो चार्ज डेंसिटी है ये कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट अ वेरिएबल फंक्शन, इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, नो दिस इज़ अ वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जो जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं 3, उसको हम बाहर निकाल देंगे, और एल जो है वो मेरे पास 0 से 10 तक है, ठीक है। और डी एल जो है वो मेरा किस डायरेक्शन के अंदर है, एक्स डायरेक्शन के अंदर है, ये डी एक्स है। इसको चूंकि ये वेरिएबल एक्स है, ये भी एक्स है, इसको मैं इंटीग्रल से बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। तो फिर मैंने जब इसका इंटीग्रल निकाला तो एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब बचा, और उसके ऊपर जो लिमिट है वो क्या है 10। तो जब आप उसका क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। और बेसिकली ये माइक्रो में था ना, माइक्रो भी साथ साथ लगा हुआ है, माइक्रो कूलम। तो ये दिस इज माइक्रो कूलम इज योर आंसर। और ये माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, +3। तो हमारे पास आंसर आ गया 10⁻³ विच इज़ मिली, ठीक है। तो मैं इसको 1 मिली कूलम भी कह सकती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा है, विच इज़ हाउ वी कैन डिटरमाइन दी टोटल चार्ज ऑन अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक और प्रॉब्लम करते हैं सेम। इसमें हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है कहीं, ये देखें, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये वेरिएबल चार्ज डेंसिटी, अगेन इट इज़ अ फंक्शन ऑफ z, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ y। और हमसे वो कह रहे हैं कि एक वॉल्यूम के अंदर जो है ना आप चार्ज मालूम करें, टोटल चार्ज, और वो वॉल्यूम के अंदर x की जो लिमिट है वो -1 से 2 तक है, y की लिमिट 0 से 1 तक है, और z की लिमिट 3 से 3.6 तक है। तो वॉल्यूम एलिमेंट जो है, चूंकि हमें पता चल रहा है एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये डी एक्स डी वाई डी जेड होगा। टोटल चार्ज कैसे हम मालूम करेंगे, इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे। ये जो चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका जनरल एक्सप्रेशन हमने ये लिख दिया यहाँ पे पूरा, साथ में डीवी भी लगा दिया ये।
और फिर उसके बाद जितने भी x के टर्म्स हैं उसको हमने अलग कर दिया, y की जो टर्म्स हैं उसको हमने अलग कर दिया, और z की जो टर्म्स हैं उसको हमने अलग कर दिया, और उसके साथ साथ उसको हमने इंटीग्रल भी ले लिया, लिमिट्स भी अप्लाई कर दी जो कि हमें गिवन थी यहाँ पर। और अप्लाई करने के बाद आखिर में हमारे पास आंसर आया है क्यू का ये। ठीक है, तो हम जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी पता कर सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी पता कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, ये डिफरेंट है थोड़ी सी, ये मुझे इस वजह से अच्छी लगती है क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपने नाम तो सुना ही होगा, मिलिकन एक्सपेरिमेंट है ये। और ये एक्सपेरिमेंट जो है ना वो इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर करके अब एडवांस हो गया है कि इसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इन्होंने जो है ना वो क्वार्क्स का मैग्नीट्यूड जो है वो डिटरमाइन किया। इतना सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट है ये, इससे आप बहुत छोटा से छोटा जो चार्ज है यानी कि वो भी आप मालूम कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ हुआ है देखते हैं इसको। इन अ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द वेट ऑफ द ड्रॉप इज सच अ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है, 1.6 10 to the power minus 14 kg is exactly balanced by the electric force in vertical directed 2000 kilovolt per meter field। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मास गिवन है, कैलकुलेट दी चार्ज ऑन द ड्रॉप इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टोटल चार्ज हमें मालूम करना है। तो इसमें होता यह है कि वेट जो होता है ना वो नीचे की तरफ लेकर आता है, कोई भी ड्रॉप है ऑयल का तो वो चार्ज ड्रॉप होता है बेसिकली, उसका वेट उसको नीचे की तरफ लेकर आता है। लेट सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम यहाँ पर पॉजिटिव फील्ड लगा देते हैं, तो वेट जब नीचे की तरफ लेकर आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के नतीजे में जितना इसका ये नीचे की तरफ आता जा रहा है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हुई तो ये जो है ना वहीं स्टॉप हो जाएगा और रुक जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि हवा के अंदर ये स्टॉप हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, फ्लोट करने लगेगा, फ्लोट यानी इससे नहीं टकराएगा नीचे। तो यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रॉन इसका टोटल चार्ज मालूम करना चाहते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो कितना है। तो दोनों फोर्सेस हमने मालूम कर ली। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल फोर्स हमने मालूम कर ली, ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो चार्ज तो हमें मालूम ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें गिवन है, वो हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई कर ली, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी मालूम कर ली, मास हमें गिवन है इसका, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इक्वेट करेंगे और क्यू की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर देंगे। तो इट इज़ वेरी इजी प्रॉब्लम, लेकिन ये वैसे बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ये प्रैक्टिकली जब किया जाता है तो उससे बहुत सेंसिटिव अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, बहुत स्मॉल चार्ज भी जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं कि आप Q को मालूम करें इन टर्म्स ऑफ E। तो मज़ीद हम एक थोड़ा सा स्टेप और करते हैं कि हम इन टर्म्स ऑफ E मालूम करना चाहते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं कि ये 1.6 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, E से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 4.9 टाइम्स ऑफ E है, यानी कि ये जो चार्ज है ये तकरीबन 5 गुना चार्ज है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो ठीक है, ये हमने पता कर लिया इन टर्म्स ऑफ ई। ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये भी मुझे बड़ी पसंद है। ये मैंने आप लोगों को जो एक लेक्चर वीडियो लेक्चर जो है वो देखने के लिए दिया था, बीएससी क्लास का जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, उसमें भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी। देखिए ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या गिवन है। इसमें दो स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं तो एक जैसे बिल्कुल, मटेरियल भी एक जैसा है, लेकिन एक के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, एक के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। लेकिन किसी तरह से एक के ऊपर ज़्यादा चार्ज आ गया और एक के ऊपर कम चार्ज है, तो अब क्या होगा। अच्छा, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर, पहले तो 4 सेंटीमीटर पार्ट दे सेपरेटेड थे, लेकिन चूंकि अपोजिट थे तो अट्रैक्ट करेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम। तो अब उनके दरमियान फोर्स पता करें कितनी है, वो तो हमने भी पता कर ली, जो बहुत आसान सा तरीका पता करने का। आगे कह रहे हैं कि इफ़ दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट एंड देन अगेन सेपरेटेड। तो होता ये है कि चूंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये अट्रैक्ट करने के नतीजे में एक दूसरे के करीब आते हैं और वो एक दूसरे को टच कर लेते हैं। टच करने के बाद
फिर कह रहे हैं कि ये अगेन सेपरेट हो जाते हैं बाय 4 सेंटीमीटर दोबारा से। तो अब होता क्या है कि टच करने के नतीजे में चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। ये 2 नैनो कूलम है, 1 नैनो कूलम है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों। इसके ऊपर 1 नैनो कूलम हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर ये 1 नैनो कूलम क्योंकि टच हुआ हुआ है, 1 नैनो कूलम में से भी ये इसमें 0.5 नैनो कूलम रह जाएगा, इसमें 0.5, और फिर ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे, और जब रिपेल करना शुरू करेंगे तो फिर ये दोबारा से सेपरेट हो जाएंगे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर चार्ज अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर ना हो और वो फ्रीली सस्पेंडेड हो, तो जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो करीब आने के नतीजे में क्या होता है, कंडक्टर भी होना चाहिए, ओके। अगर वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो करीब आने के नतीजे में क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, अट्रैक्शन होती है उनमें, फिर वो करीब आते हैं, फिर वो टकराते हैं, टकराने के बाद वो चार्जेस को जो है ना दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उनके अंदर जो चार्ज अब नया चार्ज होता है वो सेम मैग्नीट्यूड का हो जाता है, या तो दोनों प्लस हो जाएंगे या दोनों माइनस, और फिर वापस में एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने सॉल्व भी कर लिया मैथमेटिकली, ठीक है। Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, हाँ, दोनों चार्जेस का जो एवरेज होगा वही दोनों के अंदर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैसे भी कैलकुलेशन करके यहाँ से भी नज़र आ रहा था 0.5 मैंने आपको बताया कि अब दोनों 0.5 के हो गए, अब दोनों पॉजिटिव हैं, और वो अब जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स विच इज़ 1.4, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है, चार्ज उस वक्त ज़्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्स जब थी तो वो ज़्यादा थी, चार्ज क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गया है, अब 0.5 रह गया है नैनो कूलम, तो अब फोर्स भी कम हो गई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहले जो है वो दो चीज़ें करीब आई, हम दो चीज़ों को करीब कर सकते हैं, फिर दो चीज़ों को दूर कर सकते हैं, करीब कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं आपसे, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो है वो जमा हो गए थे जिनकी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की थी। तो मैंने आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाइन इंटीग्रल भी बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सरफेस इंटीग्रल भी बता दिया किस तरीके से सॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी हमने निकालना सीख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट भी हमने कर्ल की सूरत में सीखा है निकालना, और इसके अलावा जो हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीख ली, किस तरीके से हम सीखते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को यहाँ पर। अगर आप लोग ये चीज़ें जहन में रखेंगे तो आगे चल के जो हम डेरिवेशंस और मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे आगे चल के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आप लोग इन चीज़ों को जहन में नहीं रखेंगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ओके, लेक्चर एंड कर रही हूँ मैं इंशाल्लाह ताला, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।